ब्लैक टाइड के हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गए हो। ये पढ़ते ही तुम वहीं रुक गए। क्या? ब्लैक टाइड के बारे में पूरी दुनिया जानती थी। उसका लीडर पूरी तरह ईविल माना जाता था। प्रोडिजियो को किडनैप करना, पूरे शहरों का मैसैक करना और कम उम्र की लड़कियों को निशाना बनाना, यही उसकी पहचान थी। लेकिन किसने सोचा था कि पूरी दुनिया जिस डार्क ऑर्गेनाइजेशन से डरती है, उसकी शुरुआत किंग्सवेल के एक मामूली जिम जैसे आयरन ब्रिज कॉम्बैट क्लब से हुई होगी। क्वेस्ट: ब्लैक टाइड को खत्म करो। रिवॉर्ड: डिवाइन टैलेंट, केओस आइज ड्रैगन बॉडी। तुमने सामने उस जगह को देखा जो किसी थर्ड रेट कोचिंग सेंटर से ज्यादा अलग नहीं लग रही थी, और मन ही मन सोचा, तो यही जगह आगे चलकर दुनिया खत्म करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। तभी यहां स्टूडेंट्स की कल्टीवेशन सिर्फ एक हफ्ते में इतनी तेजी से बढ़ रही है। लगता है इस जगह के अंदर जितना दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा राज छिपा है। तुम अभी इसी बारे में सोच ही रहे थे कि पीछे से क्लोई की आवाज आई, यंग मास्टर। तुमने पलटकर देखा तो क्लोई ठीक तुम्हारे पीछे खड़ी थी और उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो रखा था। तुमने कैजुअली कहा, ओह, तुम यहां हो। क्लोई ने मन ही मन राहत की सांस ली। असल में तुम लैब से बाहर निकलने से ठीक पहले वह वहां से भाग गई थी और अब ऐसे दिखा रही थी जैसे अभी अभी यहां पहुंची हो। लेकिन 3 उंगलियों वाली बात याद आते ही उसके कान फिर से लाल हो गए। तुमने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्लोई ने तुरंत नजरें चुराई। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर उसने जल्दी से बात बदल दी। वैसे मास्टर ने आपको तुरंत घर वापस आने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि मामला अर्जेंट है। ये सुनते ही तुम्हारी आंखों में चमक आ गई। सही है, आखिर मैं हेज फैमिली का यंग मास्टर हूं और मुझे अभी अभी एक बेहद खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पता चला है। ऐसे समय पर बैकअप बुलाना तो बनता है, मतलब फैमिली से मदद मांगना जरूरी है। ये लोग आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने वाले हैं। कौन जाने अभी तक कितने स्ट्रांग हो चुके हों। तुमने तुरंत एक कॉल किया, फिर क्लोई को साथ लिया और स्कूल गेट की तरफ तेजी से निकल गए। कुछ ही देर बाद तुम हेज मैनर के मेन हॉल में पहुंच गए। अंदर जाते ही तुमने अपने डैड को मुस्कुराते हुए अपनी तरफ देखते पाया। डैड, आपने मुझे बुलाया था? विक्टर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सुना है कि आज स्कूल में तुमने अपने एक क्लासमेट की मदद की। तुमने आखिर। वह तुम्हारी तारीफ करने ही वाला था कि अचानक उसकी आवाज रुक गई और उसकी आंखें शौक से फैल गईं। होली क्रैप, तुम्हारी कल्टीवेशन को क्या हो गया? तुमने कैजुअली जवाब दिया, सेकंड स्टेज लेवल 7। विक्टर की आंखें और फैल गईं। क्या? तुम तो अभी सेकंड स्टेज लेवल 1 पर थे। अगले ही पल वह सीधे तुम्हारे सामने आ गया। उसने तुम्हें ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम्हारे अंदर स्पेस टाइम लॉ की एनर्जी क्यों है? तुम्हारे मुंह से हल्की सी सांस निकली। सच में अपने डैड से कुछ छिपाना आसान नहीं था। विक्टर तुम्हें पूरी तरह बिलीवर्ड होकर देख रहा था और उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, जब यह बाहर गया था तो आखिर इसके साथ हुआ क्या? फिर उसने शक भरी नजरों से पूछा, कहीं तुम फिर से फुट मसाज करवाने तो नहीं गए थे? तुमने कहा, अभी समझाना थोड़ा मुश्किल है, बाद में सब बताऊंगा। लेकिन आपने मुझे बुलाया किस लिए था? तुम्हारी बात सुनकर विक्टर की आंखों में हल्की चमक आई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा अब सच में कुछ बातें खुद तक रखना भी सीख गया है। आखिर में उसने तुम्हें कुछ देर तक गहरी नजरों से देखा और फिर आवाज दी, मेसन। अगले ही पल हॉल में एक परछाई जैसी फिगर दिखाई दी। मास्टर, यंग मास्टर। मेसन ने दोनों हाथों से एक बॉक्स तुम्हारी तरफ बढ़ाया। जैसे ही बॉक्स खोला गया, पूरे हॉल का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया। अंदर एक नॉन ह्यूमन हार्ट धीरे धीरे धड़क रहा था। विक्टर ने शांत स्वर में कहा, यह फीनिक्स ब्लड हार्ट है। मेसन तुम्हें इसे रिफाइन करने में गाइड करेगा। मुझे अभी कुछ और काम है। इतना कहकर विक्टर ने तुम्हें आखिरी बार गहराई से देखा और अगले ही पल बिना कोई आवाज की हवा में गायब हो गया। तुम्हारी नजर मैसन पर टिक गई। तुम मैसन की आइडेंटिटी और उसकी ताकत को पहले से ही अच्छी तरह जानते थे और अब समझ चुके थे कि वह इतने सालों से छिपकर तुम्हारी रक्षा करता आया है। तुमने कहा, अंकल मैसन, इतने सालों तक मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए थैंक्स। मैसन ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, यंग मास्टर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो मेरा ड्यूटी है। फिर मेसन ने बॉक्स की तरफ देखते हुए समझाया, यंग मास्टर, ये 1000 ईयर फीनिक्स ब्लड हार्ट है। इसे रिफाइन करने के बाद आपको हार्ट ऑफ निर्वाणा मिल सकता है। तुम्हारी आंखें चमक उठीं। यही तो पावरफुल फैमिली होने का फायदा है। अनगिनत बैटल्स में बीस्ट्स और ह्यूमंस के बीच लड़ते लड़ते यह फीनिक्स ब्लड हार्ट आखिरकार पूरी तरह ट्रांसेंड होकर हार्ट ऑफ निर्वाण बन चुका था और इसके अंदर रीबर्थ सोल की टेक्निक थी, जो तुम्हें मिलने वाले
किसी भी फेटल डैमेज को पूरी तरह बेअसर कर सकती थी। तुम अभी इसके बारे में सोच ही रहे थे कि मैसन ने फिर कहा, यंग मास्टर, फीनिक्स सभी फायर का किंग है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसे रिफाइन करने का तरीका दिखा सकता हूं। तुमने बिना ज्यादा सोचे कहा, जरूरत नहीं। फिर तुमने खुद ही फीनिक्स ब्लड हार्ट उठा लिया और उसी पल उसे रिफाइन करना शुरू कर दिया। तुम्हारे पास पहले से डार्क सन था, इसलिए फायर से डरने की तुम्हारे पास कोई वजह ही नहीं थी। अगले ही पल ब्लड रेड फ्लेम्स तुम्हारे पूरे शरीर में फैल गईं और तुम्हारे पीछे एक विशाल फीनिक्स की फैंटम इमेज दिखाई देने लगी। मैसन की आंखें शौक से फैल गईं। ये क्या हो रहा है? इस हार्ट ने इतनी बड़ी विजन कैसे ट्रिगर कर दी? क्या इसका म्यूटेशन अभी तक पूरी तरह हुआ भी नहीं है? मेसन वहीं खड़ा रह गया। कुछ देर बाद तुमने आंखें खोली। बाहर से तुम्हारे लुक्स में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, लेकिन अब तुम्हारे पूरे शरीर से एक ऐसी नोबल और दबाव डालने वाली ऑरा निकल रही थी कि मेसन भी उसे महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने जेन्युइनली हैरान होकर कहा, यंग मास्टर, आपने इसे इतनी आसानी से रिफाइन कर लिया। आप सच में एक असली प्रोडिजी हैं। तुमने उसकी तरफ देखा और कहा, अंकल मेसन, मुझे एक काम में आपकी मदद चाहिए। मैसन ने बिना सवाल किए कहा, यंग मास्टर, बस आदेश दीजिए। उसी समय तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया और तुम्हारी आंखों में चमक आ गई। मैसन ने तुम्हारी बात सुनी और समझते ही काम पर लग गया। 2 घंटे बाद एक वेयरहाउस के अंदर मेसन तुम्हारे पास खड़ा था। उसने कहा, यंग मास्टर, काम हो गया। तुमने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स अंकल मेसन। तुम्हारे सामने 1 दर्जन से ज्यादा क्लब ओनर्स खड़े थे। उनमें कुछ बड़े और मशहूर क्लब्स के ओनर्स थे, तो कुछ जाने माने मार्शल आर्ट्स मास्टर्स भी थे। लेकिन इस समय उन सभी की नजरें डर से तुम्हारे पीछे खड़े उस आदमी पर टिकी थीं। सिर्फ आधे घंटे पहले तक ये लोग अपने अपने क्लब्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन अचानक एक ऐसी जबरदस्त ताकत ने उन्हें उठा लिया कि वे चाह कर भी रेजिस्टेंस नहीं कर पाए और सीधे यहां खींचकर ले आए गए। उनके मन में एक ही सवाल था, ये आदमी आखिर किस लेवल का पावर हाउस है? और सबसे बड़ी बात, इतना खतरनाक इंसान इस बच्चे के पीछे इतनी इज्जत से कैसे खड़ा है? आखिर में एक वाइट हेयर्ड एल्डर ने घबराते हुए पूछा, माय लॉर्ड्स, हमें इस सम्मान का कारण तो बताइए। तुमने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं इतन हेज हूं, हेज फैमिली का यंग मास्टर। तुम्हारा नाम सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे और ज्यादा सफेद पड़ गए। तुमने उनके रिएक्शंस देखकर मन ही मन सोचा, क्या मेरी रेपुटेशन सच में इतनी खराब है? तुम्हारे होंठ हल्के से फड़के। फिर तुमने कहा, मैंने तुम सबको यहां आज एक काम में मदद करने के लिए बुलाया है। किंग्सवेल में आयरन ब्रिज कॉम्बैट क्लब नाम की एक नई जगह खुली है ना? तुम सब भी इसी लाइन में हो। उनके आने के बाद स्टूडेंट्स को अपने क्लब्स में लाना मुश्किल हो रहा होगा, सही कह रहा हूं? तुम्हारी बात सुनते ही कुछ मार्शल आर्ट्स मास्टर्स ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। तुमने आगे कहा, तुम लोग उनके पड़ोसी हो, इसीलिए आयरन ब्रिज के बारे में तुम सबसे ज्यादा जानते होगे। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या ये लोग बंद दरवाजों के पीछे कोई इलीगल काम कर रहे हैं? मैंने तय कर लिया है कि इस तरह के मार्शल करप्शन को जड़ से खत्म करूंगा। अब तुम में से हर एक को आयरन ब्रिज की कम से कम एक इल्लीगल हरकत बतानी होगी। समझ गए? तुम्हारी बात सुनते ही पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सभी क्लब मास्टर्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। आखिरकार एक मिडिल एज्ड मास्टर ने हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर हेच, सच कहूं तो आयरन ब्रिज का ऑनर हमारे साथ काफी अच्छा व्यवहार करता है। वो खूबसूरत भी है और कभी कभी हमें पिल्स भी देती है। तुमने उसकी तरफ देखकर कहा, अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि उन्होंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया? वो आदमी तुरंत बोला, ऐसा ही लगता है। अगले ही पल मैसन की टेरिफाइंग प्रेशर पूरे कमरे में फट पड़ी और वहां मौजूद हर आदमी के चेहरे पर डर छा गया। तुमने ठंडी नजरों से सबको देखते हुए कहा, तो तुम सब इनके साथ मिले हुए हो? इसका मतलब इनके हर क्राइम में तुम सब भी शामिल हो? ठीक है, फिर कल से तुम्हारे सारे क्लब्स पब्लिक टॉयलेट्स में बदल दिए जाएंगे। तुम्हारी बात सुनते ही सभी क्लब ओनर्स के होश उड़ गए। मेसन की भयानक ऑरा के सामने आखिरकार एक आदमी अपना डर नहीं संभाल पाया और चीखते हुए बोला, आयरन ब्रिज बैंड ड्रग्स इस्तेमाल करता है। ये मार्शल मैनुअल्स चुराते हैं और डार्क आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं। यहां तक कि ये छोटी उम्र की लड़कियों के साथ भी गलत हरकत करते हैं। बाकी सभी को भी तुरंत समझ आ गया कि अब क्या करना है। बात सच है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें बस कोई क्राइम बताना था।
तुमने शांत होकर कहा, ठीक है, इतना एविडेंस काफी है। तुम्हारे होंठ हल्के से फड़के। उधर आयरन ब्रिज कॉम्बैट क्लब के अंदर दो फिगर्स धीरे धीरे सामने आए। डेमियन क्रॉस ने अंधेरे स्वर में कहा, वे बेवकूफ जिन पोर्टियंस को इतनी जल्दी पी रहे हैं उनमें हार्ट करप्टिंग पैरासाइट्स हैं। जब बीस्ट रिफ्ट खुलेगा तब ये सब हमारे पपेट्स बन चुके होंगे और किंग्सवेल को तबाह करने में हमारी मदद करेंगे। उसके पास खड़ी वनेसा कीन ने घमंड से मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ फेरा और कहा, और मैं बीस्ट सॉवरेन के बच्चे को अपने पेट में लेकर घूम रही हूं। जब वह पैदा होगा तो यही जगह उसी की होगी। डैमियन ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत जल्द ये लोग हमारे सबसे लॉयल पपेट्स बन जाएंगे। तभी आसमान को हिला देने वाली जोरदार आवाज हुई और ऊपर से कई एक्सपर्ट्स नीचे उतरने लगे। 6th स्टेज, 7th स्टेज और यहां तक कि 8th स्टेज की पावरफुल ऑरस पूरे इलाके में फैल गई। एक एक्सपर्ट ने ऊंची आवाज में कहा, हमें खबर मिली है कि तुम कमजोर लोगों को निशाना बनाते हो, बैंड ड्रग्स इस्तेमाल करते हो और मार्शल आर्ट्स चुराते हो। तुम छोटी उम्र की लड़कियों के साथ भी गलत हरकत करते हो। आज जस्टिस के नाम पर हेज फैमिली तुम्हारा पूरा नामो निशान मिटा देगी। तुम ऊपर खड़े होकर उनके तैयार किए हुए आरोपों को बिल्कुल इमोशनलेस चेहरे के साथ सुन रहे थे। फिर अचानक तुमने कहा, मैं तो वुमन हूं, मैं लड़कियों के साथ गलत हरकत कैसे कर सकती हूं? वनेसा का चेहरा पूरी तरह जम गया। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वह इस बात का क्या जवाब दे, क्योंकि असल में वह खुद भी एक विक्टिम होने का नाटक कर रही थी। तभी तुमने उसके बगल में खड़े डेमियन की तरफ गुस्से से उंगली उठाई और कहा, और मैं तो आदमी हूं। डेमियन के लंबे बाल हवा में उड़ने लगे और वह गुस्से में गरज उठा। तभी मेसन ने अपना हाथ नीचे की तरफ किया और एक जोरदार पाम स्ट्राइक जमीन पर दे मारी। पूरा फर्श टूटकर बिखर गया और उसी के साथ आयरन ब्रिज का छिपा हुआ अंडरग्राउंड चैम्बर सबके सामने खुल गया। अंदर अनगिनत हार्ट करप्टिंग पैरासाइट्स रेंग रहे थे और उन्हें देखकर आसपास खड़े लोगों की रीढ़ तक में ठंड दौड़ गई। मैसन ने तुम्हारी तरफ गहरी नजरों से देखा। अब उसे समझ आ चुका था कि तुमने एक छोटे से कॉम्बैट क्लब को टारगेट क्यों किया था। उसने मन ही मन सोचा, यंग मास्टर ने सच में सब कुछ पहले ही देख लिया था। तुमने नीचे देखते हुए पूछा, अब बताओ, तुम्हारे पास क्या कहना है? वनेसा ने तुरंत घबरा कर कहा, मैं कन्फेस करती हूं, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा है उसकी कोई गलती नहीं है। कम से कम मुझे पहले उसे जन्म देने दीजिए। यह कहते हुए उसने अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। सबकी नजरें हैज फैमिली की तरफ उठ गईं। बच्चे की बात सुनते ही तुम्हारे चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। तुमने कहा, ऐसा करते हैं, मैं ईथन हूं और मैं कभी किसी वूमन या बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम जा सकती हो। वेनेसा की आंखों में तुरंत उम्मीद चमक उठी और वह जाने के लिए मुड़ी ही थी कि मैसन ने अचानक हमला कर दिया। ऊपर से एक टेरिफाइंग पावर बिजली की तरह नीचे गिरी और वेनेसा का शरीर जोर जोर से मुड़ने लगा। वह चीखते हुए बोली, आपने तो कहा था कि आप विमेन और बच्चों को नहीं मारेंगे। मैसन ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल कहा था, लेकिन तुम कोई बच्ची नहीं हो और तुम्हारे पेट में जो है वो भी विमेन नहीं है। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ वनेसा का शरीर फट गया। डेमियन ये देखकर बुरी तरह कांपने लगा और तुरंत हाथ जोड़कर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इनोसेंट हूं, प्लीज मेरी बात समझिए मिस्टर हेज। तुमने उसे देखकर कहा, ओ, तुम इनोसेंट हो, पहले क्यों नहीं बताया? फिर तुम्हारे चेहरे पर शरारती मुस्कान आई। चलो ऐसा करो, मुझे डैडी कहो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। डेमियन ने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बेहुदा मांग करोगे। वह हकलाया, डैडी? और सच में उसने तुम्हें डैडी कह दिया। मेसन ने यह देखकर थकी हुई सांस ली और बस हाथ हिला दिया। अगले ही पल डेमियन का शरीर भी जोरदार धमाके के साथ फट गया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, क्वेस्ट कंप्लीट, ऑन एप्टेंड डिवाइन टैलेंट, केओस आइज ड्रैगन बॉडी। यह टैलेंट प्रिमोर्डियल एक्सपेंस के एक्सट्रीम फ्रॉस्ट ड्रैगन की पावर को अपने अंदर समेटता है, स्पेस टाइम तक को फ्रीज कर सकता है और हर तरह के एग्जिस्टेंस को मिटाने की ताकत रखता है। तुम अभी अपने नए रिवॉर्ड को ठीक से देख भी नहीं पाए थे कि तभी भीड़ में से गुस्से भरी आवाज गूंजी, तुमने ये क्या कर दिया? आयरन ब्रिज कॉम्बैट क्लब के साथ तुमने क्या किया? ये जॉर्डन हेल था जो अभी कुछ देर पहले ही बड़े जोश के साथ वहां वापस आया था, लेकिन अब उसकी सेक्रेड ट्रेनिंग ग्राउंड पूरी तरह मलबे में बदल चुकी थी और क्लब मास्टर के शरीर के टुकड़े हर तरफ पड़े थे।
उन रूइंस के बीच खड़ा कोई और नहीं बल्कि हेड्स फैमिली का वही बदनाम प्लेबॉय था। आसपास खड़े लोग तुम्हें अजीब नजरों से देखने लगे। तो तुम हेड्स यंग मास्टर हो? रोज लोगों को बुली करना कम नहीं था क्या? अब हम जैसे ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट्स की होप्स भी कुचलोगे? तभी जॉर्डन की आंखों में एक आइडिया चमका। वह भीड़ की तरफ मुड़कर जोश में बोला, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आयरन ब्रिज ही नहीं रहेगा तो हम अपने ड्रीम्स कैसे पूरे करेंगे? हेज फैमिली चाहती है कि हम हमेशा वीक और ऑर्डिनरी बने रहें। मेरे साथ आओ और इन इलीट लोगों को नीचे गिरा दो। लेकिन पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। कोई भी उसके साथ नहीं आया। उल्टा सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे वह पागल हो। जॉर्डन घबराकर बोला, क्यों? तुम लोग मेरे साथ नारे क्यों नहीं लगा रहे? उसका जवाब शब्दों में नहीं बल्कि आसमान से गिरी एक भयानक लाइटनिंग बोल्ट ने दिया। बिजली सीधे जॉर्डन से टकराई और वह हवा में उछलकर दूर जा गिरा। तुमने अपना हाथ धीरे धीरे नीचे किया और ठंडी आवाज में कहा, पूरा किंग्सवेल मेरी फैमिली के पैसों से चलता है। टॉप कल्टीवेटर यूनिवर्सिटीज के लिए 15 एडवांस्ड अकादमियों तक को हमारी फैमिली सपोर्ट करती है। तुम एलीट को नहीं गिरा रहे हो, तुम पूरे किंग्सवेल के खिलाफ जा रहे हो। जॉर्डन को खत्म करने के बाद तुम्हारी आयरन ब्रिज में छिपे फॉरेन स्पाइस को खत्म करने की खबर तेजी से पूरे किंग्सवेल में फैल गई। उधर हेज मैनर में विक्टर की जोरदार हंसी पूरे मैंशन में गूंज रही थी। इथन इस बार सच में बदल गया है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। हेज पेट्रियार्क की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। तभी बाहर से एक शाही और खूबसूरत महिला की आवाज आई, और तुम तो कहते थे कि उसमें तुम्हारी कोई क्वालिटी नहीं है। अगले ही पल एक शानदार फिगर हॉल में दाखिल हुई। वह तुम्हारी माँ रिबेका सिंक्लेयर थी, जो सिल्वर पोर्ट में नेगोशिएशंस के लिए गई हुई थी और अभी अभी वापस लौटी थी। विक्टर ने मुस्कुराकर कहा, रिबेका, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। हमारा बेटा। रेबेका ने तुरंत कहा, मैंने सब सुन लिया है। इथन सच में बड़ा हो गया है। इतने सालों तक तुम्हारी हरकतों से परेशान रहने के बावजूद उसके दिल में हमेशा तुम्हारे लिए उम्मीद थी। यह सब सोचते ही रेबेका की आंखों में इमोशंस भर आए। तभी बाहर से तुम्हारी आवाज सुनाई दी, मैं वापस आ गया। रेबेका ने तुरंत पलटकर तुम्हारी तरफ देखा और अपने बेटे को देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतने सालों में तुमने कितनी भी गलतियां की हों, तुम्हारी मां ने हमेशा चुपचाप तुम्हारी हर गड़बड़ को संभाला था। तुम्हारे सबसे वाइल्ड और बेवकूफ दौर में भी उसने तुमसे उम्मीद करना कभी नहीं छोड़ा था। पिछली जिंदगी में तुमने उसे बार बार निराश किया था, लेकिन उसने फिर भी तुम पर भरोसा करना बंद नहीं किया। अब जब तुम सच में बदल चुके थे, तो उस पुराने व्यवहार की गिल्ट तुम्हारे दिल में गहराई तक उतर गई। तभी सिस्टम का टेक्स्ट सामने आया, क्वेस्ट, रेबेका सिंकलर को रिसरेक्ट करो। रिवॉर्ड, प्रिमोडियल एथर फिजिक। तुम्हें याद था कि भविष्य में रेबेका तुम्हारी रक्षा करते हुए मर गई थी। इस बार तुम उसे उस भविष्य में मरने नहीं दे सकते थे। तुम्हारी नजर तुरंत गंभीर हो गई। रेबेका ने भावुक होकर कहा, बस कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे और इतने बदलकर वापस आ गए। जैसे ही उसने तुम्हें छुआ, इस 8th स्टेज सॉवरेन ने तुम्हारे शरीर के अंदर उमड़ रही उस अनइमेजिनेबल पावर को महसूस कर लिया। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी तुम्हारे अंदर मौजूद उस ठंडी ऑरा को महसूस करके हुई। तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल और ये आईसी ऑरा। रेबेका की आंखें पूरी तरह शॉक से भर गईं। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, क्वेस्ट कंप्लीट, ऑब्टेंड प्रीमीडियल एथर फिजिक। ये फिजिक तुम्हारे शरीर के अंदर एक अलग फोल्ड बना देता है। ये फिजिक तुम्हें एंडलेस एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ताकत देता है और प्राइमोर्डियल केओस को लाइट और डार्क में बांट देता है। जैसे ही यह पावर तुम्हारे शरीर में फैलती है, तुम्हारा पूरा शरीर जोर से कांप उठता है और तुम्हारे अंदर ऐसी भयानक गर्जना गूंजती है मानो पूरी दुनिया अभी अभी पैदा हो रही हो। तुम्हारे डांटिन के अंदर केओस से बनी एक छोटी सी दुनिया धीरे धीरे आकार लेने लगती है और अनगिनत एनर्जी स्ट्रीम्स नदियों की तरह उसमें समाती चली जाती है। तो यही है दूसरा फोल्ड। तभी रिबेका ने कहा, सुना है तुम्हारे डैड ने तुम्हें फीनिक्स ब्लड हार्ट दिया है। अच्छा है, कम से कम उसे अपनी गलती का थोड़ा एहसास तो है। ये कहते हुए रिबेका ने प्यार से तुम्हारा गाल खींचा और फिर तुम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद विक्टर खड़ा हुआ और बोला, मेरे कुछ जरूरी काम है, और वहां से चला गया। उसके जाते ही रिबेका का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। इस बार तुमने बहुत अच्छा किया है, यही तो मेरा बेटा है। तुम मुस्कुरा दिए, लेकिन उसी वक्त तुम्हें उसकी पिछली जिंदगी याद आ गई। सिर्फ 25 साल की उम्र में 7th स्टेज तक पहुंचना
फिर अकेले ग्लूम रिफ्ट के आउटब्रेक को दबा देना और 30 साल की उम्र में पीक 8 स्टेज तक पहुंच जाना, यानी मार्शल गॉड बनने से बस एक कदम दूर। तभी बाहर से एक आवाज आई, एड्रियन विटेकर आया है अंकल विक्टर से मिलने। सामने वाले गेट पर ब्लैक कपड़े पहने एक यंग मैन खड़ा था और उसके पीछे दो पावरफुल गार्ड्स खड़े होकर उसे जल्दी जल्दी समझा रहे थे। यंग मास्टर, लॉर्ड और लेडी हेज के सामने मैनर्स का ध्यान रखिए। आखिर ये 4 ग्रेट हाउसेस में से एक विटेकर्स के सेकंड यंग मास्टर हैं। एड्रियन ने हल्के से सिर हिलाया। ये तो जाहिर सी बात है, आखिर सामने विक्टर हेज हैं। 10 साल पहले एक बारिश भरी रात में 8 साल के एड्रियन ने अपनी आंखों के सामने विक्टर को अपने उस समय के अनबीटेबल सोर्ड्समैन पिता को सिर्फ एक मूव में हरा दिया था। उसी दिन से विक्टर उसके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया था। लेकिन एड्रियन को समझ नहीं आता था कि इतना पावरफुल पिता इतना बेकार बेटा कैसे पैदा कर सकता है। उसके लिए ईथन बस एक यूजलेस ट्रैश था। हालांकि हाल ही में उसके बदलने की खबरें जरूर फैली थीं, लेकिन एड्रियन को लगता था कि यह भी उसके प्लेबॉय बनने का कोई नया ड्रामा ही होगा। तभी रेबेका तुम्हें साथ लेकर बाहर आई। एड्रियन, तुम यहां कैसे? एड्रियन ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, मैं किंग्सवेल से गुजर रहा था, इसलिए सोचा अंकल विक्टर से मिलता चलूं। क्या वो घर पर है? रेबेका ने जवाब दिया, वो अभी बाहर गए हैं, पहले अंदर आ जाओ। रेबेका एड्रियन और उसके गार्ड्स को लेकर अंदर चली गई, लेकिन पूरे रास्ते एड्रियन ने तुम्हें ऐसे इग्नोर किया जैसे तुम वहां मौजूद ही नहीं थे। तुम्हारी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, लेकिन तुम चुप रहे। हॉल में पहुंचकर एड्रियन ने दोनों हाथों से एक सिल्क बॉक्स रेबेका की तरफ बढ़ाया। आंट रेबेका, ये ऑरेलिया का इंपीरियल सोल जेड है। ये सोल को नरिश करता है। इसे मैं आपके और अंकल विक्टर के लिए गिफ्ट के तौर पर लाया हूं। रेबेका ने मुस्कुराकर कहा, तुमने इतना सोचा, यही बहुत है एड्रियन। एड्रियन ने विनम्रता से जवाब दिया, यह तो मेरी तरफ से मिनिमम है। बाहर से वह पूरी तरह पॉलिश बना हुआ था, लेकिन तुम्हें जानबूझकर इग्नोर करना साफ दिखाई दे रहा था। उसके हिसाब से वीक लोगों पर ध्यान देना समय की बर्बादी था। तो क्या हुआ अगर तुम हैज फैमिली के यंग मास्टर हो? थोड़ी देर बाद एड्रियन ने पूछा, वैसे आपके पिता कैसे हैं? तुमने जवाब दिया, जैसे हमेशा थे वैसे ही हैं। एड्रियन हल्का सा मुस्कुराया, तुम सच में उन्हीं पर गए हो। तुमने भी शांत होकर कहा, उनका बेटा हूं तो ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन एड्रियन ने तुरंत ताना मारते हुए कहा, बस कुछ लोगों को यह याद रखना चाहिए कि उनका पिता कौन है और उसके नाम पर शर्मिंदगी लाना बंद करना चाहिए। उसके दोनों गार्ड्स ने शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखा और फिर तुम्हारी तरफ। यंग मास्टर ने बात कुछ ज्यादा ही सीधी कर दी थी। तभी रेबेका ने कहा, मेरे कुछ काम है। ईथन, तुम दोनों बच्चे आपस में बात करो। उसकी आंखों में एक पल के लिए ठंडापन आया, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया और तुम्हें एक मीनिंगफुल नजर देकर वहां से चली गई। रेबेका के जाते ही हॉल का माहौल पूरी तरह बदल गया। एड्रियन ने अपने दोनों गार्ड्स से कहा, थॉमस, डैनियल, तुम दोनों यहीं रुको, मैं थोड़ा आसपास देख कर आता हूं। वो उठकर जाने ही वाला था कि तुमने तुरंत कहा, रुको, मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो। एड्रियन वहीं रुक गया और पलटकर तुम्हें देखने लगा। तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुमने ठंडी आवाज में कहा। क्या विटेकर का यंग मास्टर थोड़ा कम सुनता है? एड्रियन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम उससे इस तरह बात करोगे। फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, सच कहूं तो मैं तुमसे थोड़ा जेलस हूं। 4 ग्रेट हाउसेस में हेज सबसे स्ट्रांग है, जबकि हमारा विटेकर परिवार सबसे कमजोर है और मेरे 7 भाई बहन हैं जो फैमिली में अपना स्थान बनाने के लिए आपस में compete करते रहते हैं। लेकिन तुम अकेले बैठे हो। इतनी अच्छी सिचुएशन मिलने के बाद भी इतना बेकार निकलना सच में कमाल है। उसकी बात खत्म होते ही पूरे हॉल में बोन चिलिंग कोल्ड फैल गई। तुमने शांत होकर कहा, सुना है तुम्हारे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी सोर्ड के लिए समर्पित कर दी। शायद उन्हें भी लगता होगा कि तुम्हें देखकर समय बर्बाद होगा, या फिर शायद उन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। तुम्हारी बात सुनते ही एड्रियन का चेहरा काला पड़ गया और उसके शरीर से जबरदस्त पावर फट पड़ी। लेट थर्ड स्टेज की प्रेशर पूरे हॉल पर पहाड़ की तरह टूट पड़ी। मैं एक हाथ बांधकर भी तुम्हें कुचल सकता हूं। तुम मेरे समय के लायक भी नहीं हो। तुमने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं हेज फैमिली का यंग मास्टर हूं और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। इससे पहले कि एड्रियन कुछ कर पाता, एक तेज लाइटनिंग बोल्ट अचानक तुम्हारे शरीर से निकली और उसे जोरदार धक्के के साथ कई कदम पीछे फेंक दिया। उसके दोनों गार्ड्स के चेहरे शौक से सफेद पड़ गए। उनका यंग मास्टर लेट थर्ड स्टेज पर था।
फिर भी सेकंड स्टेज का एक लड़का उसे पीछे धकेल रहा था। एड्रियन ने खुद को संभालते हुए कहा, लगता है तुम सच में थोड़ा इंप्रूव हुए हो, लेकिन मुझे प्रोवोक किया है तो अब मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुमने जवाब दिया, एक ऐसा आदमी जो अपने ही डैड की नजर में भी मुश्किल से दिखाई देता है, वो मुझे प्रोवोके करने की हिम्मत कर रहा है। एड्रियन के चेहरे पर गुस्सा और बढ़ गया। आज के बाद मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम मुझे गॉड की तरह रिस्पेक्ट करो। यह सुनकर एड्रियन की पहली रिएक्शन हंसी थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में वह सिर्फ एक इंसान का सम्मान करता था, विक्टर हेस का। लेकिन जिस एड्रियन ने कभी तुम्हें देखकर भी नाक भौं सिकोड़ ली थी, वही भविष्य में हाफ स्टेप मार्शल गॉड बनने वाला था। अब सिस्टम तुम्हें उसे हराकर खुद को साबित करने का मौका दे रहा था। तभी सिस्टम टेक्स्ट सामने आया, क्वेस्ट, एड्रियन विटकर को हराओ। रिवॉर्ड, डिवाइन स्किल, गिल्डेड माउंटेन स्प्लिटर। एड्रियन के गार्ड्स ने माहौल बिगड़ता देखकर तुरंत आगे बढ़ने की कोशिश की। हमारे यंग मास्टर ने तो बस मजाक किया था, आज की बात। तुमने उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले? दोनों गार्ड्स के चेहरे गुस्से से लाल पड़ गए। एड्रियन ने ताना मारते हुए कहा, हारने के बाद आंट रिबेका के पास जाकर शिकायत मत करना। इतना कहते ही उसकी दाहिनी हथेली चमकती हुई ब्लेड में बदल गई और उसने सीधे तुम्हारे चेहरे पर वार किया। ये अर्थ टीयर स्किल वॉइड क्लीविंग पाल्म थी, लेकिन तुमने बस एक मुक्का मारा और एड्रियन सीधा पीछे उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। उसके मुंह से खून निकल आया। उसकी आंखों में पूरी तरह डिसबिलीफ था। तुमने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह पाल्म अटैक था या मुझे गुदगुदाने की कोशिश? अगले ही पल तुम बिजली की स्पीड से एड्रियन की तरफ बढ़े। घबराकर एड्रियन ने अपनी सारी एनर्जी बाहर निकाली और स्पिरिचुअल पावर की एक मजबूत शील्ड अपने सामने खड़ी कर दी। लेकिन अगले ही पल उस बैरियर पर दरारें फैलने लगीं। फिर उसके सामने की पूरी दुनिया अचानक बदल गई। हॉल गायब हो चुका था और उसकी जगह एक एंडलेस फ्रोजन टंड्रा दिखाई दे रही थी। एड्रियन की आवाज कांपने लगी। डिवाइन डोमेन, सिर्फ फोर्थ स्टेज के पावर हाउस ही डिवाइन डोमेन को मटेरियलाइज कर सकते थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक विशाल आइस ड्रैगन की फैंटम इमेज उसके सामने आसमान को चीरते हुए निकल गई। उसकी कॉन्शियसनेस खत्म होने से ठीक पहले तुम्हारी कैजुअल आवाज उसके कानों में पड़ी, सॉरी, मैंने सोचा था तुम बस एक स्पीड बम्प हो। दिंग, क्वेस्ट कंप्लीट। ऑब्टेन्ड डिवाइन स्किल, गिल्डेड माउंटेन स्प्लिटर। ये डिवाइन स्किल सेलेस्टियल गोल्ड को डिवाइन पनिशमेंट की तरह कंडेंस करती है और अपने दायरे में आने वाली टेरेन और एनर्जी को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। तुमने अपने नए रिवॉर्ड को देखते हुए आंखों में चमक महसूस की। अगर इसे पूरी तरह मास्टर कर लिया जाए तो यह स्किल स्टेलर पावर तक इस्तेमाल करके पूरे रेल्म्स को तबाह कर सकती थी। उधर एड्रियन जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके दोनों गार्ड्स तुरंत उसके पास भागे। यंग मास्टर, यंग मास्टर! लेकिन एड्रियन जमीन पर गिरते ही पूरी तरह बेहोश हो चुका था। उसका चेहरा कोल्ड स्वेट से भीगा हुआ था। दोनों गार्ड्स ने जल्दी से उसे उठाया और घबराकर बोले, हमें अभी याद आया कि हमारे लॉर्ड ने अर्जेंट ऑर्डर्स दिए थे। हम अपने यंग मास्टर को तुरंत वापस ले जाते हैं। फिर उनमें से एक ने तुम्हारी तरफ देखकर कहा, अभी आपने जो पावर दिखाई वो बिल्कुल विक्टर हेज की प्राइम वाली ताकत जैसी थी। अपने यंग मास्टर से कह देना, अगर उसे बदला लेना है तो कभी भी आ सकता है। मैं एक हाथ से लड़ूंगा और 10 में से 9 बार उसे हरा दूंगा, बल्कि 1 मिनट में 9 बार हरा दूंगा। दोनों गार्ड्स ने घबराकर सिर हिलाया और एड्रियन को लेकर हेज मैनर से तेजी से निकल गए। तभी पीछे से रिबेका की आवाज आई, बहुत अच्छा, मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा आगे निकल गए हो। तुम्हारी फ्रॉस्ट पावर में ड्रैगन अथॉरिटी भी फैल रही है। तो फिर मैं तुम्हें सिल्वर पोर्ट भेज सकती हूँ, उस लड़की के बर्थडे पर। रेबेका की बात सुनकर तुमने पूछा, किस लड़की का बर्थडे? रेबेका ने मुस्कुराकर कहा, एशफोर्ड फैमिली की प्रोड्जी का कल बर्थडे है। मैं चाहती हूं कि तुम वहां जाकर अपना रुतबा दिखाओ। कौन जाने उनकी एयर्स को मेरा बेटा पसंद ही आ जाए। तुम्हारे होंठ हल्के से फड़क गए। पिछली जिंदगी में भी रेबेका ने तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाने की कोशिश की थी, लेकिन अब यही सब इस जिंदगी में भी दोबारा हो रहा था। तुमने मन ही मन सोचा, आखिर इस जिंदगी में भी वही कहानी क्यों दोहराई जा रही है? फिर तुम्हें याद आया कि एशफोर्ड की लड़की बेहद खूबसूरत है, इसलिए तुमने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और कहा, ठीक है, मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूं। रिबेका तुम्हें जाते हुए गर्व से देखती रही और उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ये सच में बदल गया है, अब खुद से ट्रेनिंग करने भी लगा है
और मैंने सुना है कि अभी इसने उस विटकर लड़के को भी अच्छा सबक सिखाया है। तभी विक्टर अचानक वहां आ पहुंचा और गर्व से बोला, बिल्कुल, आखिर ये मेरा बेटा है। और तुम किसके बेटे की बात कर रही हो? भूल गई क्या? दोनों इसी गर्मजोशी भरे पल में थे कि तभी क्लोई जल्दी जल्दी वहां आ पहुंची। उसने आते ही कहा, मास्टर, लेडी हेज, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ईथन में इतनी जबरदस्त टैलेंट है। उसकी रॉ फिजिकल पावर इतनी ज्यादा है कि वो अपने से ऊंचे लेवल के ओपोनेंट्स को भी कुचल सकता है। विक्टोर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, फिजिकल पावर? लेकिन इसका टैलेंट तो आइस टाइप है ना? क्लोई भी उलझ गई। आइस टाइप? मुझे तो साफ याद है कि यंग मास्टर ने प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ वाला टैलेंट अवेकन किया था। फिर क्लोई ने धीरे से कहा, लेकिन क्या यंग मास्टर का टैलेंट लाइटनिंग टाइप नहीं है? तीनों एक दूसरे को खाली नजरों से देखने लगे और पूरे कोर्टयार्ड में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईथन का असली टैलेंट है क्या। उधर ईथन हैज मैनर के ट्रेनिंग रूम में पहुंच चुका था और मन ही मन सोच रहा था कि सिस्टम के क्वेस्ट्स उसे कितनी आसानी से इतने बड़े रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। वह खुद भी इस बात पर हल्का सा हैरान था। सिस्टम और इन सारे टैलेंट बफ्स के साथ मेरा लेवल अप होना तो तय है, लेकिन आखिर कितना स्ट्रांग होना काफी होगा? भविष्य में तो डैड तक मर जाते हैं। अगर मुझे उस फ्यूचर को बदलना है तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी और एक दिन डैड से भी आगे निकलना होगा। यही सोचकर ईथन ने गिल्डेड माउंटेन स्प्लिटर की प्रैक्टिस करने और थर्ड स्टेज में ब्रेक थ्रू करने का फैसला किया। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और उसके चारों तरफ एनर्जी समुद्र की ऊंची लहरों की तरह उठने लगी। जैसे ही गिल्डेड माउंटेन स्प्लिटर एक्टिवेट हुआ, मेटल एलिमेंट की एनर्जी तेजी से उसके शरीर के चारों तरफ जमा होने लगी और देखते ही देखते उसके शरीर पर एक पतली सुनहरी आर्मर बन गई। उसकी पावर लगातार बढ़ती गई और कुछ ही पलों में वह पीक सेकंड स्टेज तक पहुंच गया। लेकिन तभी उसके आसपास की स्पेस अचानक कांपने लगी। हेज मैनर के ऊपर आसमान में तेज रोशनी फैल गई और बादलों को चीरती हुई एक चमकदार बीम सीधे आसमान में उठ गई। यह ब्लैक एम्परर का ग्रैंड डॉ था। उसके तुरंत बाद थंडर गॉड और केओस आइस ड्रैगन बॉडी के डॉ भी सामने आ गए। गिल्डेड माउंटेन स्प्लिटर की जबरदस्त ऑनरा पूरे इलाके में फैल गई और उसके साथ कोल्ड सिकेडा टीयर की चमक भी आसमान में दिखाई देने लगी। देखते ही देखते हाईएस्ट हेवन से 6 हेवनली डाओ नीचे उतर आए। विक्टर ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें शौक से फैल गईं। क्या मैं सच में ये सब देख रहा हूं? जब मैंने ब्रेक थ्रू किया था तब तो मैंने सिर्फ 2 डाओ अनलॉक किए थे। फिर इसके अंदर स्पेस टाइम डेओ भी कैसे आ गया? आखिर सभी डेओ में स्पेस टाइम को सबसे सुप्रीम माना जाता था। अगले ही पल फेक कमांडिंग बोन ने उन 6 अलग अलग और एक दूसरे से टकराने वाले डाओ को परफेक्टली बैलेंस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे सभी डाव आपस में मर्ज होते गए और ईथन के शरीर के अंदर समाने लगे। जैसे ही आखिरी डाव उसके शरीर में दाखिल हुआ, एक साफ क्रैक की आवाज गूंजी और ब्रेक थ्रू पूरा हो गया। उसी पल ईथन की पावर बेतहाशा बढ़ गई। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी प्यूपिल्स के अंदर 6 डिवाइन लाइट्स घूम रही थीं। उसका लेवल सीधे थर्ड स्टेज लेवल 4 तक पहुंच चुका था। पूरे कोर्टयार्ड में एकदम सन्नाटा छा गया। हेज मैनर में मौजूद हर इंसान ईथन के शरीर से निकल रही उस विशाल पावर को महसूस करके पूरी तरह स्टंड था। ईथन ने अपने अंदर मौजूद अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका कोल्ड सिकेडा टीयर महसूस किया और मन ही मन सोचा, मेरी एनर्जी और बॉडी पहले से 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और मेरे अंदर ये चीज भी अब इतनी बड़ी हो चुकी है। तभी विक्टर और रिबेका दोनों ट्रेनिंग रूम के पास पहुंच गए। विक्टर ने हैरानी से पूछा, सन, अभी जो हुआ वो क्या था? ईथन ने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया, शायद मेरा हाई लेवल टैलेंट ही है। आखिर मेरे पेरेंट्स को देखो, उनका बेटा थोड़ा खास तो होगा ही। यह सुनकर विक्टर और रेबेका एक दूसरे को देखने लगे और कुछ पल के लिए दोनों बिल्कुल चुप हो गए। फिर विक्टर को अपने पुराने दिनों की याद आई और उसने कहा, सिल्वर पोर्ट के एशफर्ड फैमिली के बारे में मैंने तुमसे जो कहा था उसे भूलना मत। कोशिश करना कि उस लड़की का दिल जल्दी से जीत लो। इथन ये सुनकर पूरी तरह स्पीचलेस हो गया, लेकिन फिर भी उसने आशाफोर्ड फैमिली के यहां जाने का फैसला कर लिया। कुछ समय बाद वह हेज स्काई शिप बे में पहुंचा।
हेज फैमिली का यह फ्लाइंग मैजिकल आर्टिफैक्ट साधारण स्काईशिप नहीं था। ये एक दिन में हजारों माइल्स का सफर कर सकता था और इसकी डिफेंस इतनी मजबूत थी कि सेवेंथ स्टेज के एक्सपर्ट का हमला भी इसे आसानी से नहीं तोड़ सकता था। तभी स्काईशिप के डेक पर मेसन दिखाई दिया। यंग मास्टर, ईथन ने उसकी तरफ देखा तो मेसन ने कहा, मास्टर ने मुझे आपके साथ जाने का आदेश दिया है। ईथन की आंखों में हल्की चमक आ गई। अच्छा है, पीक एट स्टेज का पावर हाउस साथ हो तो यह सफर और भी सेफ रहेगा। चलो निकलते हैं। विशाल स्काई शिप धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा और कुछ ही देर में आसमान में उड़ने लगा। नीचे कोर्टयार्ड में खड़ी रेबेका उसे जाते हुए देख रही थी। उसने विक्टर से पूछा, क्या तुमने ईथन जैसी कंडीशन पहले कभी देखी है? विक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मार्शल गॉड के आगे भी एक रेल्म है? रेबेका ने उसकी तरफ देखा। विक्टर की आंखों में उम्मीद थी। शायद एक दिन ईथन उस रेल्म तक भी पहुंच जाए। आखिर किसे पता था कि विक्टर तुम्हारी इतनी तारीफ करेगा। तभी रेबेका ने कहा, सुना है स्टॉर्म ग्लास सी के ऊपर एक अजीब स्पेस रिफ्ट खुला है। उम्मीद है कि यह बस नॉर्मल स्पेशियल वॉलेटिलिटी होगी। तब तक स्काईशिप किंग्सवेल से पूरी तरह बाहर निकल चुका था और नीचे सिर्फ दूर दूर तक फैली वेस्टलैंड दिखाई दे रही थी। तभी नीचे से अचानक किसी की आवाज आई, माय लॉर्ड, प्लीज रुकिए, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? ईथन ने नीचे देखा तो वेस्टलैंड के बीच एक मिडिल एज्ड आदमी और एक यंग लड़की खड़े थे। मिडिल एज्ड आदमी ने बटलर जैसे कपड़े पहन रखे थे और वह घबराकर दोनों हाथ हिला रहा था, जबकि उसके पास खड़ी यंग गर्ल भी काफी परेशान नजर आ रही थी। उनके बगल में एक डैमेज्ड स्काई शिप पड़ा था जिसमें से काला धुआं निकल रहा था। अगले ही पल वह आदमी और लड़की अचानक तुम्हारे स्काई शिप पर आ उतरे। ईथन की आंखें तुरंत फैल गईं क्योंकि उसने देखा ही नहीं कि दोनों इतनी ऊंचाई तक पहुंचे कैसे। मैसन ने उन्हें देखते हुए ठंडी आवाज में हल्की सी आवाज निकाली। मिडिल एज्ड आदमी ने तुरंत समझ लिया कि सामने कितने पावरफुल लोग हैं और उसने जल्दी से कहा, हम कलाहान फैमिली से हैं। हम लेडी एशफोर्ड के बर्थडे के लिए सिल्वर पोर्ट जा रहे थे, लेकिन हमारा स्काई शिप अचानक खराब हो गया। हमें भी वहीं जाना है। ईथन ने बिना ज्यादा सोच विचार के कहा, हम भी सिल्वर पोर्ट जा रहे हैं, तुम्हें रास्ते में छोड़ देंगे। सोफी कैलाहान ने तुम्हारा हैंडसम चेहरा और मदद करने का तरीका देखा तो उसे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गए। उसके गाल हल्के से लाल हो गए और उसने धीरे से कहा, थैंक यू। लेकिन तभी दूर से एक विशाल स्काई शिप तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। उसके ऊपर खड़ा एक यंग मास्टर गुस्से में अपने गार्ड्स पर चिल्ला रहा था, मुझे सबसे पहले एशफोर्ड फैमिली के यहां पहुंचना है। अगर किसी दूसरे हाउस ने हमसे पहले वहां पहुंचकर मौका मार लिया तो तुम बेवकूफ लोग इसकी जिम्मेदारी लोगे। तभी एक गार्ड ने आगे देखकर कहा, यंग मास्टर, आगे एक स्काई शिप है। कॉनर ने तुम्हारे स्काई शिप को ध्यान से देखा और उसकी टॉप टियर क्वालिटी देखते ही उसकी आंखों में जेलसी चमक उठी। उसने पूछा, क्या उस पर कोई पावर हाउस है? गार्ड ने स्काई शिप की एनर्जी को सेंस किया और जवाब दिया, लोगों में सबसे स्ट्रॉन्ग शायद सिर्फ फिफ्थ स्टेज का है। कॉनर ने बिल्कुल बेपरवाही से कहा, तो सीधे टक्कर मार दो। तुम्हारी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उधर मिडिल एज्ड आदमी घबराकर चिल्लाया, माय लॉर्ड, रास्ते से हट जाइए। यह मैडॉक्स फैमिली का मैजिक स्किपशिप है। इनके हाउस में 7 स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं। तुमने मैसन की तरफ देखते हुए शांत स्वर में कहा, अंकल मैसन, कुछ चींटियां यंग मास्टर को परेशान करने की हिम्मत कर रही हैं। इतना सुनते ही मैसन के शरीर से ऐसी टेरिफाइंग प्रेशर फट पड़ी कि पूरा आसमान कांप उठा। बादल तेजी से घूमने लगे और लाइटनिंग की गर्जना चारों तरफ गूंजने लगी। कॉर्नर का स्काई शिप अचानक बुरी तरह कांपने लगा और उसके अंदर से पैनिक में चीखें निकलने लगीं। अगले ही पल आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा स्काई शिप टुकड़ों में बिखर गया। मेसन ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके कॉर्नर और उसके लोगों को सीधे तुम्हारे स्काई शिप पर खींच लिया। जैसे ही 8 स्टेज पावर हाउस की ऑरा पूरी तरह फैली, कॉर्नर का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। सोफी और उसके साथ आया मिडिल एज्ड आदमी भी यह सब देखकर पूरी तरह स्टंट थे। इथान ने कॉर्नर की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कॉर्नर कांपती आवाज में बोला, मैं कॉर्नर मैडॉक्स हूं। यह सब इन सर्वेंट्स की गलती थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने उसे ठंडी नजरों से देखा और पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये बात मान लूंगा? फिर तुमने मैसन की तरफ देखा। अंकल मैसन। मैसन ने बिना एक पल गंवाए कॉर्नर को पकड़ लिया और उसकी सोल सर्चिंग शुरू कर दी।
कुछ ही देर में मेसन की आंखों में चमक आई और उसने कॉर्नर की निकाली हुई सारी मेमोरीज तुम्हारे सामने दिखा दी। सब कुछ साफ हो चुका था। तुमने शांत स्वर में कहा, अंकल मेसन, इसे संभाल लो। कॉर्नर यह सुनते ही डर के मारे चीख उठा, मैं लेडी आशफोर्ड के बर्थडे पर जा रहा हूं। व्हाइटर फैमिली मेरे पीछे खड़ी है। तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन ईथन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और बस ठंडी आवाज में कहा, अंकल मेसन, इन सबको खत्म कर दो। ये सुनते ही कॉर्नर पूरी तरह निराश हो गया, क्योंकि अब उसके सामने हेज फैमिली का यंग मास्टर खड़ा था और विटेकर फैमिली भी इतनी बड़ी ताकत नहीं थी कि उसे बचा सके। मेसन ने बस अपना हाथ उठाया और अगले ही पल भयानक एनर्जी का विस्फोट हुआ, जिससे वे सब खून की धुंध में बदल गए। सोफी और उसके साथ आया मिडिल एज्ड आदमी डर के मारे वहीं गिर पड़े। ईथन ने उन्हें देखकर कहा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी काइंडनेस जरूर है। उधर सिल्वर पोर्ट में एशफर्ड मैनर के अंदर एरिस के बर्थडे की तैयारियां जोरों पर थीं। अपने कमरे में एवलिन एशफर्ड आईने के सामने खड़ी थी और उसके पास एक चांदी जैसी सफेद लंबी तलवार रखी हुई थी। तभी उसके पिता रिचर्ड एशफर्ड अंदर आए और गहरी सांस लेते हुए बोले, आज तुम्हारा बर्थडे है। बाहर मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आखिर तुम मुझे वो चीज क्यों नहीं दे देती? एवलिन ने बिना पीछे देखे कहा, आप मार्शल गॉड की अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं अभी वहां नहीं पहुंची हूं। मैं आपसे आगे निकल सकती हूं, विक्टर हेज को पीछे छोड़ सकती हूं और आपका बदला ले सकती हूं। रिचर्ड ने तुरंत कहा, अगर मैं तुम्हें अपना डांटियन दे दूं तो फिर मैं खुद ट्रेनिंग कैसे करूंगा? एवलिन ने ताना मारते हुए कहा, आप भी ना हमेशा मार्शल आर्ट्स के पीछे पड़े रहते हैं। पता नहीं आपसे शादी कौन करेगा? रिचर्ड हंसकर बोला, जब तक कोई मेरी उम्र और मेरे रेल्म का आदमी मुझे हरा नहीं देता, मेरी तलवार ही जिंदगी भर मेरी एकमात्र पार्टनर रहेगी। एवलिन ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, अब चलने का समय हो गया है। इधर एशफर्ड मैनर के बाहर ईथन और मेसन का समूह स्काई शिप से नीचे उतरा। उनके साथ आया मिडल एज्ड आदमी जल्दी से ईथन के पास आया और बोला, आपने हमारी इतनी मदद की, इसके लिए सच में बहुत बहुत धन्यवाद। ईथन ने सहजता से कहा, कोई बात नहीं, तुम दोनों पहले अंदर चले जाओ। उसके बगल में खड़ी सोफी ईथन को जटिल भावनाओं से देखती रही। ये देखकर मिडिल एज्ड आदमी ने उसकी आस्तीन खींचकर उसे होश में लाया। सोफी ने होंठ काटे, एक बार फिर पीछे मुड़कर ईथन को देखा और फिर अनमने मन से उसके साथ अंदर चली गई। उनके जाने के बाद ईथन ने मेसन की तरफ देखा। अंकल मेसन, गिफ्ट निकालो। लेडी हेस ने पेलाजिक अबिस से पेलाजिक स्टोन हासिल करने के लिए 3 साल लगाए थे और आखिरकार उसे रिफाइन करके एक स्वॉर्ड पिल बनाया था। शायद पूरी दुनिया में यही इकलौता पेलाजिक स्वॉर्ड पिल था। इथान ने सिर हिलाया और मेसन के साथ अशफोर्ड मैनर के अंदर चला गया। दरवाजे पर एशफर्ड फैमिली के कई डिसाइपल्स मेहमानों का स्वागत कर रहे थे और लगातार बड़े बड़े गिफ्ट्स की घोषणा हो रही थी। ऐसे ऐसे खजाने लाए जा रहे थे जिनके लिए बाहर दुनिया में लोग खून की नदियां बहाने को तैयार हो जाएं। मैसन की औंदरा महसूस होते ही स्वागत करने वाले स्टीवर्ड का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह गहराई से झुक गया। वेलकम यंग मास्टर हेज, अंदर आइए। ईथन ने हल्का सा सिर हिलाया और गिफ्ट उन्हें सौंप दिया। तभी पीछे से एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, ईथन वहीं रुक जाओ। एड्रियन के बड़े भाई प्रेस्टन विटेकर गुस्से में तुम्हारी तरफ पड़ता हुआ आया। मैडक्स फैमिली कहाँ है? मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूं और तुमने मुझे इतनी आसानी से बेइज्जत करने की हिम्मत कैसे की? ईथन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और शांत स्वर में कहा, तुम न तो एल्डेस्ट हो और न ही हेयर। अगर तुम मेरा रिस्पेक्ट चाहते हो तो पहले अपनी औकात समझो और कहीं जाकर खेलो। प्रेस्टन की आंखें गुस्से से फैल ही रही थीं कि ईथन का हाथ बिजली की तरह चला और एक जोरदार थप्पड़ सीधे उसके चेहरे पर पड़ा। प्रेस्टन कुछ समझ भी नहीं पाया, इतनी तेज स्पीड कैसे? उसके मन में सवाल उठा और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठा। तभी एक भारी आवाज पूरे बैंक्वेट हॉल में गूंज गई, एशफर्ड बैंक्वेट में कोई फाइटिंग नहीं करेगा। रिचर्ड एशफर्ड एवलिन के साथ बाहर आ चुका था। प्रेस्टन का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया, लेकिन दांत भींचकर वह पलटा और वहां से चला गया। रिचर्ड ने ईथन की तरफ हल्का सा सिर हिलाया। कुछ देर बाद बैंक्वेट का माहौल और गर्म हो गया, क्योंकि एशफर्ड फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए कई एलीट हेयर्स अपनी अपनी टैलेंट दिखाने लगे। कोई वहीं पिल्स बना रहा था, कोई फॉर्जिंग कॉल्ड्रन जला रहा था और कुछ लोग सीधे अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल्स का प्रदर्शन करने लगे।
ये सब देखकर ईथन को बोरियत होने लगी और वह वहां से निकलने ही वाला था कि तभी प्रेस्टन विटेकर फिर सामने आ गया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली टैलेंट कैसी होती है। इतना कहकर प्रेस्टन ने एक आर्टिफैक्ट फोर्ज करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने कॉल्ड्रन का ढक्कन खोला, उसमें से तेज रोशनी की बीम आसमान की तरफ उठ गई और पूरे हॉल में मौजूद लोग हैरानी से देखने लगे। एवलिन भी खुद को रोक नहीं पाई और उसकी तरफ देखने लगी। प्रेस्टन ने चुपके से एवलिन की तरफ देखा और मन ही मन खुश हुआ। फिर इथान से बोला, इतनी जल्दी जा रहे हो मिस्टर हेस, क्यों ना तुम भी एक बार कोशिश कर लो। कौन जाने तुम्हारे अंदर भी फोर्जिंग की कोई टैलेंट हो। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया और हर कोई ईथन का मजाक उड़ते देखने के लिए तैयार हो गया। ईथन ने कैजुअली कहा, ठीक है, क्यों नहीं। असल में इसी समय सिस्टम ने उसे नया क्वेस्ट दिया था। क्वेस्ट था प्रेस्टन विटकर का कॉन्फिडेंस पूरी तरह तोड़ना और रिवॉर्ड में मिलने वाला था डिवाइन आर्टिफैक्ट सोवेरेन स्वॉर्ड। मैसन ने तुरंत चेतावनी दी, मिस्टर हैज, इसे फोर्स मत कीजिए। आप पूरे हैज फैमिली को सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहेंगे। मेसन की आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठा, लेकिन ईथन ने शांत भाव से कहा, तो फिर इसे ऑफिशियल कॉन्टेस्ट बना लेते हैं। प्रेस्टन ने हंसकर कहा, सिर्फ सिंपल कंपटीशन में क्या मजा है। ऐसा करते हैं, जो हारेगा वो सबके सामने 3 बार कुत्ते की तरह भौंकेगा। ईथन ने बिना झिझक कहा, डील। पूरे बैंकवेट में मौजूद लोग स्टंड रह गए। यहां तक कि एवलिन ने भी भौहें सिकोड़ लीं और मन ही मन सोचा, इतना प्राइड और फिर भी इतनी कम समझ। पता नहीं इसके डैंटिन का कोई फायदा हो भी सकता है या नहीं। मेसन ने धीमे से कहा, यंग मास्टर, ऐसा मत कीजिए। ईथन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गया। प्रेस्टन ने एक टॉप टियर स्पिरिट इनगॉट निकाला और एक एक करके स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट्स अपने कॉल्ड्रन में डालने लगा। ईथन चुपचाप उसकी हर मूवमेंट को ध्यान से देखता रहा। तभी उसके अंदर मौजूद फेक कमांडिंग बोन हल्के से गूंज उठा और अगले ही पल फॉर्जिंग की अनगिनत नॉलेज उसके दिमाग में भरने लगी। ईथन की आंखों में समझ की चमक आई। अच्छा, तो बात ऐसी है। उसने अचानक हाथ उठाया और एक स्पिरिट इनगट सीधा उसकी हथेली में आ गया। अगले ही पल ईथन के हाथ से लाइटनिंग फूट पड़ी और उसने उस इनगट को भयंकर थंडर फ्लेम से घेर लिया। आसपास की एनर्जी अचानक बुरी तरह घूमने लगी और प्रेस्टन के कॉल्ड्रन के अंदर रखा इनगट भी जोर जोर से कांपने लगा, जैसे कभी भी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। आर्टिफैक्ट रेजोनेंस। बैंक्वेट में मौजूद लोग हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है। ईथन ने रॉ एनर्जी से एक विशाल हैमर बनाया और उसे पूरी ताकत से इंगेट पर दे मारा। तेज रोशनी का विस्फोट हुआ और फिर ईथन ने बाकी मटेरियल्स भी एक एक करके काउडल में डाल दिए। कुछ ही देर बाद कॉल्ड्रन से ऐसी जोरदार गर्जना निकली कि पूरा बैंक्वेट हॉल कांप उठा। वहां मौजूद हर ट्रेजर तक पूरी तरह हिलने लगा। एवलिन की भौहें शौक से फड़क उठीं और उसके हाथ में मौजूद तलवार भी जैसे खुद उसके हाथ से निकलने को बेचैन हो गई। यह कैसे संभव है। ईथन ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि तुम बस ट्रैश हो। स्ट्रॉन्ग लोग वीक लोगों को उनकी जगह दिखा देते हैं। इतना कहते ही प्रेस्टन का इनगॉट अपनी एनर्जी रिस्ट्रेंट से बाहर निकल गया और तेज सोड हम के साथ सीधे ईथन के कॉल्ड्रन में जा गिरा। उसी पल फॉर्जिंग पूरी हो गई। एक काली लंबी तलवार हवा में तैरने लगी और उससे निकलती इनविजिबल ऑनरा पूरे हॉल में टाइडल वेव की तरह फैल गई। बैंक्वेट हॉल में मौजूद हर ब्लेड हल्की सी आवाज निकालने लगी, जैसे इस तलवार के सामने पूरी तरह दब गई हो। परफेक्ट आर्टिफैक्ट, किसी ने हैरानी से कहा, लेकिन अगले ही पल दूसरे ने कहा, अफसोस, इसका रियल्म सिर्फ 4th स्टेज है। पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। प्रेस्टन गुस्से में चिल्लाया, तुमने जरूर चीटिंग की है। रियलिटी को मानने से इनकार कर रहे हो क्या। लेकिन अगले ही पल काली सुनहरी सोड बीम बिजली की तरह निकली और प्रेस्टन की बाईं बाहों में तेज दर्द दौड़ गया। उसकी बाह उसी पल कटकर अलग हो गई और पूरे हॉल में उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठी। छिपे हुए कई विटेकर गार्ड्स तुरंत शैडोज से बाहर निकलकर ईथन की तरफ दौड़े, लेकिन ईथन ने बिना उनकी तरफ देखे ठंडी आवाज में कहा, एक कदम और आगे बढ़ाया तो मरने के लिए तैयार रहना। सभी गार्ड्स वहीं रुक गए। प्रेस्टन दर्द से कराहते हुए चिल्लाया, तुम मारे जाओगे। मेरा भाई एड्रियन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, बेवकूफ। ईथन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जाओ उसे बुला लो, मैं उसे फिर से हरा दूंगा। यह सुनते ही प्रेस्टन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अगले ही पल ईथन उसके सामने पहुंचा और अपनी तलवार
उसकी गर्दन पर रख दी। अब 3 बार भौंको वरना तुम्हारा सिर जमीन पर होगा। प्रेस्टन पूरा शरीर कांपाते हुए हिस्टेरिकली चिल्लाया, वुफ 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 वुफ। इत्थान ने उसे देखकर कहा, बुरा नहीं है, हालांकि तुम्हारी रोज वाली वाइनिंग इससे ज्यादा नेचुरल लगती है। फिर उसने तलवार से प्रेस्टन के हाथ को जमीन में आर पार करके वहीं पिन कर दिया और उसके सीने पर एक जोरदार किक मार दी। दर्द सहन न कर पाने की वजह से प्रेस्टन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी, क्वेस्ट कंप्लीट, डिवाइन आर्टिफैक्ट सोवेरेन स्वॉर्ड प्राप्त हुआ। फिर सिस्टम ने आसपास मौजूद स्वॉर्ड्स को डिटेक्ट किया और पूछा, क्या इन्हें मर्ज किया जाए? ईथन ने कंफर्म किया और तुरंत चमकती हुई कई बीम्स उन काली सुनहरी तलवार की तरफ दौड़ी। तलवार तेज कंपन करने लगी और उससे एक गहरी गूंज निकलने लगी। उसी समय एवलिन के हाथ में मौजूद फ्रॉस्ट फेदर सोर्ड भी बुरी तरह कांपने लगी। एवलिन ने तुरंत महसूस कर लिया कि उसकी तलवार के अंदर मौजूद ब्लेड स्पिरिट किसी बेहद टेरिफाइंग चीज को महसूस कर रही है। वह झटके से ईथन की तरफ मुड़ी और उसके चेहरे पर शॉक और कंफ्यूजन साफ दिखाई देने लगा। गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को जमकर हाइप करो, लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। हमारा अगला टारगेट है 7,000 लाइक्स। 7,000 लाइक्स पूरे हुए तो नेक्स्ट पार्ट और भी जबरदस्त हाइप के साथ आएगा। तो अभी लाइक ठोको, कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट और वीडियो को इतना हाइप करो कि पूरा कमेंट सेक्शन भर जाए।